नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। और आज के इस बजट मास्टर क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं कि बजट आखिरकार क्या होता है और इस साल की बजट की 10 खास बातें आखिरकार कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि बजट होता क्या है। देखिए, बजट सरकार का एक साल का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है। ये ना फ्यूचर प्लान होता है, पास्ट का हिसाब नहीं होता, फ्यूचर का प्लान होता है कि आने वाला जो साल है, फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो उसकी प्लानिंग क्या है, उसका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट क्या है, ये बजट में पेश किया जाता है। यही बजट है। अब इस बात को समझिए, हर साल 1 फरवरी को संसद के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसे पेश करते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि आखिरकार बजट में कौन से 3 सवाल हैं जिसका जवाब दिया जाता है। देखिए, हर बजट में इन 3 सवालों का ही जवाब दिया जाता है। पहला सवाल है कि अगले साल कितना पैसा आएगा, यानी कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें पैसा कितना आएगा। दूसरा कि वो पैसा कहां कहां खर्च किया जाएगा, जो पैसा आएगा वो खर्च कहां कहां पे होगा। और तीसरा, अगर पैसा कम पड़ जाए तो उधार कहां से लेंगे, कहां से उधार आएगा। इन्हीं 3 सवालों का जवाब दिया जाता है बजट के अंदर। अब ये क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार बजट क्या है। देखिए, बजट देश एक अकाउंटिंग प्लान है। ये पूरा अकाउंटिंग प्लान है, ये कोई भाषण नहीं है जो आके वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं। ये एक अकाउंटिंग प्लान है। इस चीज को आपको समझ लेना चाहिए कि इन 3 सवालों का जवाब होता है। अब समझिए, थोड़ा सा आसान कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि बजट आखिरकार क्या है। देखिए, जैसे घर का एक बजट होता है, हम लोग बात करते हैं ना घर का बजट। घर के बजट में क्या होता है, सैलरी, बिजनेस से इनकम। एक इनकम का सोर्स हो गया सैलरी, अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी हो गई। अगर कोई बिजनेस में चल रहा है तो वो बिजनेस का इनकम ले लीजिए। ये दोनों मिला के क्या हो गई, कमाई। ठीक है। अब रेंट हो गया, स्कूल फी हो गया, राशन हो गया, और भी जो खर्चे हैं ये हो गया खर्च। रेंट, स्कूल फी, बच्चे पढ़ रहे हैं, राशन आ रही है, तो ये सब कुछ मिला के क्या हो गया, खर्च। ईएमआई और लोन, अगर कोई ईएमआई चल रहा है, लोन है, तो ये क्या हो गया, उधार, डेब्ट हो गया। और मान के चलिए बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी या कुछ भी, और फिर घर की खरीदारी या कुछ ऐसा करना है, तो ये फ्यूचर प्लानिंग हो गई। ये समझ में आया, ये समझ में आ रहा है। घर का बजट कैसे होता है, तो होता है ना कि कमाई क्या है, खर्चा क्या है, उधार कितना चल रहा है, और फ्यूचर में अगर कुछ करना है, कुछ लेना है, कोई भी चीज करनी है तो उसकी प्लानिंग। ये हो गया घर का बजट। अब समझ जाइए सरकार का बजट। तो बिल्कुल जैसे घर का बजट है वैसे ही सरकार का भी बजट होता है। आप इसे घर ही मान लीजिए। अब सरकार की कमाई का सोर्स क्या है, टैक्स एंड नॉन टैक्स इनकम। टैक्स से जो इनकम आएगी और जो नॉन टैक्स इनकम, ये 2 प्रकार की इनकम होती है। तो ये कमाई हो गई। दूसरी चीज, जो सैलरी सरकार को दे रहा है, अधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को, सब्सिडी, डिफेंस, इंफ्रा, ये सब क्या है, सरकार के खर्चे हैं। ये खर्च है, सैलरी देनी होगी, सब्सिडी मान लीजिए, डिफेंस हो गया, इंफ्रा हो गया, तो ये सारी चीजें खर्च हो गई। अब बॉन्ड्स एंड लोन्स, ये हो गया उधार। सरकार भी तो उधार लेते हैं, देश भी तो उधार लेते हैं, विश्व बैंक से लेते हैं। तो जो बॉन्ड्स है, लोन है, ये हो गया उधार। और रोड, रेल, हॉस्पिटल, ये कुछ जो आगे बनाना है, ये सारी चीजें, ये हो गई फ्यूचर प्लानिंग की, क्या क्या आगे करना है। तो जिस तरीके से घर का बजट है उसी तरीके से सरकार का भी बजट है, बस अंतर है पैसों में। ये भाई छोटा सा बजट है और ये पूरे देश का बजट है। ये एक परिवार का, एक घर का बजट है और ये पूरे देश का बजट है। मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि अब बजट क्या है। आगे आप समझ लीजिए, बजट में 3 बातें हैं, मेनली 3 बातें हैं। किसी भी बजट के अंदर 3 बातें होती हैं। एक तो रेवेन्यू, वही कमाई, इनकम टैक्स से कितना पैसा आएगा, जीएसटी से कितना पैसा आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स से कितना पैसा आएगा, ये सब इनकमिंग मनी है। जैसे इनकमिंग कॉल होता है ना, वैसे ही इनकमिंग मनी। तो ये इनकमिंग मनी है। टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब इनकमिंग है, इनकमिंग पैसे हैं, राइट। आउटगोइंग क्या है, दैट इज एक्सपेंडिचर। तो एक तो हो गया रेवेन्यू, दूसरी जो चीज होती है वो होता है एक्सपेंडिचर। सैलरी, पेंशन, डिफेंस, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब आउटगोइंग है। यहां पैसा लगेगा, इधर से पैसा आएगा, इन सब चीजों पे पैसा लगेगा। अब एक और बात है बजट में, वो है डेफिसिट। तो आपने ना बहुत सुन लिया होगा, फिस्कल डेफिसिट, काफी सुना होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या है आज इसे समझ लीजिए।
ये फिस्कल डेफिसिट क्या है? डेफिसिट गैप होता है। किस चीज का गैप? खर्चा अगर मान के चलिए कमाई से बड़ा है, सपोज कि आप 100 रुपए कमाते हैं और आप 110 रुपए खर्च कर दे रहे हैं। कमाई आपकी सिर्फ 100 ही रुपए है, लेकिन खर्चा आपका 110 रुपए हो रहा है। तो ये जो 10 रुपए है, ये जो गैप है, यही फिस्कल डेफिसिट है। आपको समझ में आया? खर्च जो है अगर वो कमाई से ज्यादा है तो एक गैप होगा ना। 100 रुपए आप कमा रहे हो और 110 रुपए मान के चलो आप खर्च कर देते हो, तो ये जो 10 रुपए कहां से आएंगे? वो उधार लेने होंगे ना, लोन लेंगे, कहीं से उधार लेंगे। वही जो 10 रुपया है, ये जो गैप हुआ, यही फिस्कल डेफिसिट है। कितना उधार लेना है, सरकार को ये बताना पड़ता है कि कितना उधार लेना है, राइट? हाँ, कितना उधार लेना पड़ेगा, एग्जैक्टली कितने पैसों की आवश्यकता पड़ेगी और जीडीपी का कितना परसेंट होगा वो। तो अभी लगभग 4 पॉइंट कुछ चल रहा है, यानी अगर 100 रुपये सरकार खर्च कर रही है तो 4 ही रुपये उसको और लेना पड़ रहा है कहीं से, उसको और घटाने की कोशिश में है। तो ये कुल मिला के 3 बातें बजट में मुख्यतः बताई जाती हैं। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेफिसिट। अगर क्लियर हुई है चीजें तो आप कमेंट में यस भी लिख दीजिए एक बार। आगे देखते हैं कि आखिरकार बजट बताता क्या है, बजट से क्या पता चलता है। देखिए, बजट से एक सबसे बड़ी बात पता चलती है, वो है देश की आर्थिक दिशा, इकोनॉमिक डायरेक्शन पता चलता है कि देश जो है वो कहां पे फोकस करने वाला है, इकोनॉमिकली उसका फोकस कहां पे होगा, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या होगी, गवर्नमेंट का फोकस कहां पे होने वाला है, इंफ्रा पे होने वाला है, जॉब पे होने वाला है, डिफेंस पे होने वाला है, वेलफेयर पे होने वाला है, कहां पे उसका ज्यादा फोकस होने वाला है। बजट पॉलिसी रोड मैप होता है, एक पॉलिसी रोड मैप है कि देश इकोनॉमिकली किस डायरेक्शन में अभी जाने वाला है। तो इतनी बातें पहले तो हर इंसान को जान लेनी चाहिए, इससे पहले कि वो बजट को समझ पाए कि इस साल के बजट में क्या है। अगर ये बातें क्लियर हो गई हैं तो एक बार कमेंट में यस लिखिए और फिर आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार वो 10 खास बातें क्या हैं जो इस साल के बजट में। अब आइए समझते हैं 2026 के बजट की 10 खास बातें कौन कौन सी है। तो सबसे पहली बात, फिस्कल डेफिसिट काबू में, यानी फिस्कल जो डेफिसिट है उसको काबू में रखने की पूरी कोशिश हुई है। क्या है, इसे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह समझ जाइए कि मान के चलिए कि कोई इंसान है, कोई बच्चा है और उसका एक पॉकेट मनी है कि हर साल उसे 100 रुपए की पॉकेट मनी मिल रही है, 100 रुपीज उसको पॉकेट मनी मिल रही है और वो 104 रुपए मान के चलिए खर्च कर दे रहा है। तो ये जो 4 रुपए बच गए, 4 रुपए जो एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं, ये कहां से आएगा? ये उधार ले रहा होगा दोस्तों से या किसी से भी। तो ये जो 4 रुपए बचे हैं, 4 रुपए जो एक्स्ट्रा निकल के आए हैं, यही फिस्कल डेफिसिट है। पहले तो ये समझ लीजिए। अब जैसे बच्चे का या फिर आपका एक पॉकेट मनी है, उसी तरीके से आप जीडीपी को देश की टोटल पॉकेट मनी मान लीजिए। ये जो जीडीपी है वो देश की टोटल पॉकेट मनी है। अब मान के चलिए पॉकेट मनी यानी ये कमाई जो है, देश की जो कमाई है, जो पॉकेट मनी आई, वो आई 100 रुपए इसी साल और खर्च हो रहे हैं 104 रुपए, यानी 4 रुपए क्या करना पड़ रहा है? उधार लेना पड़ रहा है। और यही उधार लेना, ये जो 4 रुपए एक्स्ट्रा है, यही फिस्कल डेफिसिट है। तो ये फिस्कल डेफिसिट कितने परसेंट का हो गया? 4% का हो गया। इस साल यानी कि पिछले साल जो फिस्कल डेफिसिट हमारा रहा वो 4.4% का रहा है। अब अगर इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे समझिए, 100 रुपए की कमाई है और हर 100 रुपए की कमाई पे 4.40 यानी 4 रुपए 40 पैसे उधार लेना पड़ रहा है। समझ में आई बात? 100 रुपए की कमाई पे महज 4 रुपए 40 पैसे उधार लेना पड़ा। अब इससे पहले ये था 4.8, यानी कि 100 रुपए की कमाई पे 4 रुपए 80 पैसे उधार लेने पड़ रहे थे। इस बार ये कम हुआ है और 4.4 पे आया है। आगे क्या सरकार का टारगेट है ये समझिए। तो जो फाइनेंशियल ईयर है 2026, इसे क्या कहते हैं? ये कहां से शुरू होता है? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, इसी को कहेंगे फाइनेंशियल ईयर 2026। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये रहा 4.4, यानी हर 100 रुपए की कमाई पे 4 रुपए 40
पैसे उधार लेने पड़े। अब फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी 2025 के अप्रैल से 26 के मार्च तक की बात हो रही। अब सरकार ने टारगेट लिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 यानी कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक हम इससे क्या करेंगे, घटाएंगे 4.3 पे लेके आएंगे, यानी हर 100 रुपए की कमाई पे हमें 4 रुपए 30 पैसे ही उधार लेने पड़े। हम कुछ ऐसा करेंगे। तो सरकार चाहती है कि जो फिक्सल डेफिसिट है वो काबू में आए, वो उधार कम करे। अब मान के चलिए कोई बच्चा है और वो जितना पॉकेट मनी ले रहा है उससे ज्यादा खर्च कर रहा है और बार बार उसका खर्चा बढ़ते चला जा रहा है, तो गार्जियन को भी लगेगा कि ये बैड बॉय है, ये बढ़िया बच्चा नहीं है। लेकिन अगर वो उधार कम करने लगे तो लगेगा कि ये गुड बॉय है, अच्छा बच्चा है। सरकार भी यही बनने की कोशिश कर रही है। इससे फायदा क्या है? क्या इससे हम सब की जिंदगी पे, आम लोगों की जिंदगी पे इसका क्या असर होता है, ये समझिए। अगर सरकार ज्यादा उधार लेती, कोई भी सरकार अगर उधार ज्यादा लेती है यानी उसका फिस्कल डेफिसिट बढ़ते जाए तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। उधार बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ेगी। अब फिस्कल डेफिसिट अगर बड़ा हो रहा, उधार बड़ा हो रहा है तो महंगाई भी बढ़ेगी, टैक्स भी बढ़ता है और फ्यूचर में प्रेशर भी आता है, एक प्रेशर, एक दबाव आता है। तो ये तीन चीजें होती है, महंगाई बढ़ती है, उधार बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, टैक्स बढ़ जाएगा तो टैक्स किसको देना पड़ेगा? किस पे टैक्स लगेगा? लोगों पे ही। तो अगर उधार बढ़ते जाए, उधार को कंट्रोल ना कर पाए कोई गवर्नमेंट, तो आप समझिए इसके पॉकेट से पैसा जाने वाला है। टैक्स बढ़ा तो जनता के पॉकेट से पैसा जाए। तो अगर कोई भी सरकार वो कंट्रोल कर रही है और धीरे धीरे कम करते जा रही है, तो समझिए वो आपके पॉकेट की सुरक्षा कर रही है। यही करने की कोशिश कर रही है सरकार। तो महंगाई ताकि ना बढ़े, कंट्रोल में रहे, टैक्स को ज्यादा ना बढ़ाना पड़े और फ्यूचर में किसी प्रकार का सरकार पे, देश में कोई प्रेशर ना आए। ये कुल मिला के पहली बात थी। अगर आपको समझ में आ गई तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरी बात पे। दोस्तों, दूसरी खास बात है इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च। थोड़ा समझते हैं। इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बजट आया है, जो हिस्सा आया है, वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। कैपेक्स का पहले क्या मतलब होता है, थोड़ा ये समझ लीजिए। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो खर्च जो फ्यूचर बनाता है। रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, वैसी चीजें जो देश के लिए लंबे समय तक काम आए, वही कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्हीं चीजों पे खर्च होता है, यानी फ्यूचर बनाने के काम आता है। ये एक तरीके का ऐसा एक्सपेंस है जो देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक ऐसा खर्चा है जो देखा जाए तो निवेश है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन सब चीजों का फायदा देश को मिलता है, लोगों को मिलता है। अब थोड़ा समझते हैं ये कैपेक्स। अभी आप बहुत सुनेंगे कैपेक्स, तो पता नहीं चलता। कैपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्चुअली सरकार के पास दो तरीके का खर्चा होता है। सरकार का खर्च देखिए दो तरीके का है। पहला तो कैपेक्स, कैपेक्स आप समझ गए, और दूसरा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब इससे रिवेन्यू आएगा नहीं, ये रोजमर्रा चलाने वाला खर्च होता है। जैसे सैलरी, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी देनी है, पेंशन है, सब्सिडी है, इंटरेस्ट, अगर लोन लिया है तो उस पर ब्याज तो देना होगा ना, उसका इंटरेस्ट चुकाना होगा, तो वो ये सारी चीजें रिवेन्यू एक्सपेंस। और कैपेक्स क्या है? कैपेक्स जो फ्यूचर में काम आए, वैसी चीजों पे खर्च करना जो फ्यूचर में काम आए, जैसे रोड, रेलवे, एयरपोर्ट और भी सारी चीजें। अब आप समझिए एक तरीके से कि घर बनाना और घर चलाना। तो घर बनाने के लिए जो खर्च होगा वो कैपेक्स है, और घर चलाने के लिए जो खर्च होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। घर चलाने के लिए जैसे राशन हो गया, रेंट हो गया, स्कूल फी हो गया, रोजमर्रा का जो भी आने जाने के जो खर्चे हैं वो हो गया। तो ये क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन आगे हमें घर बनाना है या कोई कंपनी खोलनी है, कुछ और करना है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये हो गया कैपेक्स। मतलब कैपेक्स कुल मिला के फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करता है। आप समझिए अच्छा बजट होता है, आप खुद बता दीजिएगा। एक अच्छा बजट वही होगा ना जिसमें कैपेक्स बढ़े, कैपेक्स से फ्यूचर बनेगा। तो कैपेक्स बड़ा हो और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कंट्रोल में रहे। तो कोई भी बजट जो कैपेक्स को बढ़ाते चले और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंट्रोल में रखे, वो बढ़िया बजट है। ये लोगों को ये बात समझ में आई? नीचे कमेंट में जरा अगर समझ में आ गई तो।
तो इस बात को अगर आप समझ गए तो अब ये बात आपको समझ में आती होगी कि सबसे बड़ा इस बार का कैपेक्स है, मतलब इतना इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो पहले तो देख लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में कैपेक्स कितना था? 11.21 लाख करोड़, इतना था। 11.21 लाख करोड़ रुपए थे 2025-26 में फाइनेंशियल ईयर। अब जो फाइनेंशियल ईयर है 2026-27, गवर्नमेंट ने इस पर कितना रखा है? 12.2 लाख करोड़। ये अब तक का सबसे बड़ा कैपेक्स है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, अगर हम 2015 में जाएं तो ये महज 1.72 3.27 लाख करोड़ था। तो उस समय की अपेक्षा अभी कितना बड़ा हो गया आपका कैपेक्स। अब थोड़ा समझिए कैपेक्स आखिरकार क्या है, इसको और आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। जैसे बच्चे होते हैं, आपके घर में बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके पास लेगो ब्लॉक्स होता है। ये लेगो ब्लॉक्स क्या होता है? जिससे वो बच्चे नहीं, ऐसे ब्रिक होते हैं छोटे छोटे, और उसको जोड़ के बच्चे कभी स्कूल बनाते हैं, कभी पुल बनाते हैं, कभी हॉस्पिटल बनाते हैं, आपने देखा हो, कभी टेंपल बनाते हैं। देखा है ऐसे लेगो ब्लॉक्स? बच्चे खेलते हैं ना, जोड़ जोड़ के उसको कुछ कुछ बनाते हैं। जिस बच्चे के पास वो लेगो ब्लॉक कम होगा वो कम चीजें बना पाएगा। अब सरकार, ये जो कैपेक्स है, सरकार ने 12.2 लाख करोड़ इतने लेगो ब्लॉक्स ले लिए और इससे वो देश बनाएगी। कहां गई होगी बात? तो ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होगा कैपेक्स उतना अच्छा, उतनी सारी चीजें बनाई जा सकेंगी। तो कुल मिला के सड़क, रेल, अस्पताल, बिजली, लॉजिस्टिक्स, इन सब चीजों का निर्माण होगा। अब इसका असर क्या होगा? ये कैपेक्स बड़ा है तो इन सारी चीजों का निर्माण होगा और असर ये होगा कि रोजगार मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। अगर कहीं सड़क बनेगा तो लोगों को काम मिलेगा ना, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, मशीनें लगेंगी, मजदूर लगेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। कहीं अस्पताल बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो कुल मिला के रोजगार बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा। जब लोगों को काम मिलेगा तो यानी लोग पैसे कमा पाएंगे। अगर लोग पैसा कमाएंगे तो फिर क्या करेंगे? खर्च करेंगे, तो इकॉनमी चलेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा। क्योंकि पैसा कमाएंगे तो पैसा खर्च करेंगे, तो इकॉनमी बढ़िया चलेगी। कुल मिला के ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये जॉब क्रिएट करेगा, इससे ग्रोथ होगा और सेफ्टी होगी इसकी इकॉनमी के। तो कुल मिला के ये जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार का कैपेक्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, इतना कभी नहीं हुआ था। अब आते हैं तीसरी खास बात। इस बजट की तीसरी खास बात है इनकम टैक्स स्लैब नो चेंज, यानी इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही है। अब एक बात समझ लीजिए, मान के चलिए कि आप कहीं पे नौकरी करते हैं और वो नौकरी आपको किसी के थ्रू मिली। अब उसने कहा कि आप 100 रुपए अगर कमाओगे तो मुझे 10 रुपए आपको देना पड़ेगा, और फिर कुछ महीनों के बाद कहता है कि नहीं 10 नहीं अब 20 देना पड़ेगा। तो फिर आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा कि यार 10 रुपए की बात हुई थी, हर महीने 10 ही रुपए ले, 100 रुपए पे 10 रुपए ले, अब 20 रुपए क्यों बता रहा है, 20 रुपए क्यों बोल रहा है? आपको खराब लगता है। लेकिन यही हुआ है, सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं बढ़ाया है। जैसा इनकम टैक्स स्लैब पहले चल रहा था वही इस बार के लिए भी लागू है। तो यानी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा सरकार ने नहीं दिया तो आपसे छीना भी नहीं, आपके पैसे को छीना भी नहीं है। कोई राहत नहीं दी तो ऐसा भी नहीं कि कोई बर्डन आपको दिया है, जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। इनकम टैक्स स्लैब सेम है, कैपिटल गेन्स टैक्स सेम है। तो पहले क्या था ये थोड़ा सा जान लेते हैं। वही अभी भी चल रहा है, तो इस साल के लिए भी यही होगा। 0 से 4 लाख के लिए कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख पे 5% टैक्स, 8 से 12 लाख पे 10% टैक्स, 12 से 16 लाख पे 15% टैक्स, और 16 से 20 लाख पे 20% टैक्स, और 20 से 24 लाख पे 25% टैक्स, और 24 लाख से ऊपर की कमाई अगर हो आपकी सालाना तो 30% टैक्स के स्लैब में आप आ जाएंगे। ये है फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में यही स्लैब था, आगे भी यही रहेगा, यानी 26 और 27 के लिए भी यही रहेगा। अब एक बात आती है कि लेकिन आपने कुछ सुना होगा कि 12 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो वो क्या है ये समझ ले। टैक्स फ्री इनकम 12.75 लाख, यानी 12,75,000 की कमाई पे कोई टैक्स नहीं लग रहा। इसके दो रीजन हैं। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, सरकार कहती है 75,000 रुपए तो हम गिनेंगे ही नहीं। मान के चलिए कि आपकी कमाई है 12,75,000, तो सरकार कह रही है कि 75,000 की तो हम बात ही नहीं करेंगे, उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो 75,000 तो ऐसे ही हटा दीजिए, तो बचा कितना? 12 लाख। इसकी हम लोग बात करेंगे। और 12 लाख तक सेक्शन 87A रिबेट
ये सेक्शन 87A रिबेट के तहत 12 लाख तक कह रही है कि हम टैक्स माफ कर देंगे, कि 12 लाख तक हम टैक्स लेंगे नहीं, 75,000 की हम बात करेंगे नहीं, और 12 लाख या उससे कम अगर आपकी आमदनी है, आपकी इनकम है, तो हम उस पर टैक्स माफ कर देंगे। यानी कुल मिला के 12.75 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल है आपसे, तो आप सोच रहे होंगे फिर इसका क्या मतलब है? तो कोई बात नहीं, ये रूल है, रिबेट मिलने के चलते 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लग रहा। लेकिन अगर 8 से 12 लाख का अगर 10% टैक्स लगता, तो सवाल यह है कि अगर 12 लाख तक पे टैक्स लगता तो कितना होता? अगर इनकम 12 लाख होती, रिबेट ना मिलता, तो टैक्स 10% कितना होता? क्या वो 1.2 लाख होता? कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है ये समझिए। ये स्टेप में होगा। पहला स्टेप 0 से 4 लाख, तो 0 से 4 लाख तक में क्या टैक्स लग रहा था? 0। तो 4 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख दूसरा स्टेप, इस पे कितना टैक्स था? 5%, यानी 4 लाख की कमाई पे 5% यानी 20,000 रुपए टैक्स यहां हुआ। और 8 से 12 लाख, फिर 4 लाख, 8 से 12 लाख, तो फिर 4 लाख की कमाई हुई, और इस पे 10%, 8 से 12 लाख पे कितना था देख लीजिए, 8 से 12 लाख पे 10%, 4 से 8 लाख पे 5%, और 4 लाख तक तो 0 था। तो 3 स्टेप में इसको ब्रेक किया जाएगा। 8 से 12 लाख पे 10% यानी 4 लाख पे 40,000, तो टोटल टैक्स कितना हुआ? 60,000 हुआ, ना कि 1,20,000। ये 60,000 ही हुआ अगर लगता भी तो, लेकिन ये 60,000 गवर्नमेंट माफ कर दे रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि हमें टैक्स नहीं चाहिए, और कमाइए फिर देखा जाएगा। तो ये तीसरी खास बात थी। अब हम लोग बात करते हैं चौथी बात का। चौथी खास बात है आईटीआर की डेट बढ़ा दी गई है। लेकिन इसमें एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अब आईटीआर भरने की जो तारीख है वो 31 मार्च हो गई। नहीं, पहली बार आईटीआर भरने की तारीख जो थी वही है। यह है रिवाइज्ड आईटीआर भरने की तारीख, जिसको 31 मार्च कर। देखिए इस बात को समझिए। मान के चलिए कि किसी बच्चे ने कोई होमवर्क पूरा किया, और उस होमवर्क को करते वक्त उसको करने में कोई गलती हो गई, तो टीचर ने कहा कि कोई बात नहीं है, गलती को सुधार लो, हम तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, यही सरकार ने भी किया है कि आप आईटीआर आपने फाइल किया, अब कई बार गलती हो जाती है, कोई इनकम मिस हो गई, कोई बात मिस हो गई, कोई चीज आप नहीं समझ पाए, तो पहले जो डेट मिला हुआ था वो 31 दिसंबर तक का ही था। गलती को सुधारने का वक्त आपके पास सिर्फ 31 दिसंबर तक था। अब सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको 3 महीना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यानी 31 मार्च तक आपके पास डेट है, आप रिवाइज्ड आईटीआर फिर से फाइल कर सकते हैं, गलती माफ। अब इससे देखिए क्या फायदा हुआ, और फायदे से पहले तो ये समझ जाइए कि क्या इसमें कोई पेनल्टी लगेगी। तो छोटी सी एक करेक्शन फी है, पेनल्टी नहीं कह सकते। और ये करेक्शन फी कितनी की है? 1,000 से लेके 5,000 की, यानी 1,000 से 5,000 रुपए तक का एक करेक्शन फी आपको देना पड़ेगा। इससे अच्छा ये हुआ कि टैक्स नोटिस का जो डर था वो खत्म हो गया। आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। पहले 31 दिसंबर था, अब 31 मार्च तक का टाइम है, तो आपके पास टैक्स नोटिस का डर कम हो गया। ऑनेस्ट लोगों को राहत मिली है। जो ईमानदार लोग हैं, कोई बात नहीं, कोई गलती हो गई वो फिर उसको ठीक करके करेक्ट करके फिर से फाइल कर लेंगे। अच्छा खासा डेट दे दिया, अच्छा खासा वक्त दे दिया, और गलती को क्राइम नहीं समझा। ये पता चलता है कि ठीक है, गलती है, सुधार लो, कोई बात नहीं है, आगे देख लिया जाएगा। तो इतनी बातें है इस पॉइंट के लिए, चौथी बात के लिए, और इतना काफी है। अब हम लोग बात करते हैं पांचवी खास बात का। दोस्तों, पांचवी खास बात है फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन और मेडिकल पर टीसीएस कम हुआ है। अब सबसे पहले तो यह समझना होगा कि आखिरकार ये टीसीएस है क्या। देखिए, टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई बच्चा एक दुकान पे जाता है और खिलौना लेता है 100 रुपए का। जब वो खिलौना लेता है तो दुकानदार कहता है कि 10 रुपए आपको और देने होंगे। पूछता है क्यों? तो दुकानदार कहता है कि भाई रूल है, इसलिए 10 रुपए और देने होंगे। ठीक है, लेकिन मान के चलिए दुकानदार कुछ दिनों के बाद वो लड़का फिर जाता है, वही खिलौना लेता है, और दुकानदार कहता है कि अब 10 रुपए नहीं देने होंगे, सिर्फ 2 रुपए देने होंगे। यहां लगेगा। अब देखिए, टीसीएस है क्या? टैक्स
कलेक्टेड एट सोर्स ये किन किन चीजों पे लगता है? शराब पे लगता है, स्क्रैप पे लगेगा, विदेश यात्रा के जो पैकेज होते हैं उस पे लगता है, भारी कीमत वाली जो कारें हैं उन पे लगता है, 10 लाख से ज्यादा की जैसे कोई कार है। तो कोई भी अगर विक्रेता है, सेलर है, वो बायर को कुछ बेच रहा है, उस पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा है, वही टीसीएस है। अब 10 लाख की कोई मान के चलिए कि कार है, तो उस पर 1% एक्स्ट्रा टीसीएस लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट को वो जमा कर देता है। अच्छा, टीसीएस आप चाहें तो रिफंड भी ले सकते हैं, आईटीआर भरते वक्त आप इससे रिफंड ले सकते हैं, लेकिन वो भी कब? जब आपकी इनकम टैक्स के दायरे में ना आए। टैक्स के दायरे में आ गई है, मतलब 12.75 हमने देखा था, अगर उससे कम है तब ये रिफंड मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर अब थोड़ा समझिए कि इसका क्या क्या इसमें हुआ है। फॉरेन टूर पैकेज जो था, वो पहले इस पे जो टीसीएस लगा था वो 5 से 20%। अब सरकार ने क्या किया है, इस बजट में क्या हुआ है कि ये फ्लैट 2% ही रह गया। यानी पहले तो 5 से 20% तक का था, लेकिन अब फ्लैट 2% है और कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत हुई है। लोग विदेश घूमते रहते हैं, उनके लिए एक अच्छी राहत है, क्योंकि मान के चलिए कि पहले अगर कोई टूर पैकेज 5 लाख रुपए का था तो उस पर 25,000 से लेके 1 लाख रुपए का टीसीएस देना पड़ता था, लेकिन अब वो कितना देना पड़ेगा? सिर्फ 10,000। अब 5 लाख के पैकेज पे पहले 25,000 देना पड़ता था, या 25 से 1 लाख के बीच में, आज अगर वो सिर्फ 10,000 देना पड़ रहा है तो राहत तो है। उसी तरीके से फॉरेन एजुकेशन एंड मेडिकल, तो मान के चलिए कि पहले कहीं कोई फॉरेन में किसी को पढ़ना है और एजुकेशन फी उसकी 10 लाख रुपए है, तो उसको टीसीएस 50,000 रुपए देने पड़ते थे, यानी पहले 5% था। अब वो क्या किया गया, सिर्फ 2% कर दिया गया, यानी अब सिर्फ 30,000 रुपए ही। तो राहत मिली है, असर हुआ है। किन लोगों पे हुआ है? जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उन पे ये राहत है। रिफंड के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, और फॉरेन ट्रैवल और स्टडी जो है वो आसान हुआ है। तो आप भी खूब पैसा कमाइए, फॉरेन घूमिए, तो इसमें फायदा है। टीसीएस कम हुआ है, लेकिन ये फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो पैसा वैसा कमाए, थोड़ा बाहर घूमे, या जिनके बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए ये फायदेमंद है। अब आते हैं अगली बात। दोस्तों, छठी खास बात है इस बजट की, डेरिवेटिव ट्रेडिंग महंगी हुई। अब थोड़ा समझते हैं कि आखिरकार पहले तो कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। मान के चलिए कि 2 प्रकार के गेम है, कोई बच्चा है और उसके लिए 2 प्रकार का गेम है। एक गेम है जो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे खेला जाता है और सेफ है। दूसरा एक ऐसा गेम है जो आज जीतो या हारो, मतलब आज ही फैसला होगा कि आप जीतेंगे या हारेंगे, और इसमें रिस्क काफी है। एक गेम है जो धीरे धीरे होगा, सेफ है, और एक है कि नहीं नहीं आज ही फैसला करो भैया, आज ही जो होना है आज ही होगा, जीतो हारो जो भी है, और ये रिस्की है। तो रिस्की गेम पे अगर मान के चलिए कि आप कोई ऐसा गेम प्ले स्टेशन चलाते हैं, तो आपने कहा कि जो रिस्की गेम है ना, वहां एंट्री फी थोड़ा ज्यादा लेंगे। जहां भी रिस्की गेम है वहां पे एंट्री फी आपने थोड़ा बढ़ा दिया, कुछ ऐसा ही हुआ है। अब सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि आखिरकार डेरिवेटिव्स क्या है। मतलब ये ऐसे ट्रेड्स हैं जहां पे जल्दी पैसा कमाने की कोशिश होती है कि जल्दी से पैसा आ जाए, और ये फ्यूचर के भाव पर दांव लगाया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि मार्केट 2 तरीके की, मार्केट में 2 दुनिया है, इसको समझ लीजिए। एक है रियल मार्केट वाली दुनिया और एक है वादे वाली दुनिया। ये वादे वाली मार्केट, मार्केट की 2 दुनिया है। एक तो रियल दुनिया है, रियल मार्केट, और एक है वादे वाली मार्केट। रियल मार्केट का मतलब क्या है? जहां शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं। जैसे मान के चलिए आप किसी दुकान पे गए और आपने उस दुकान में जाके 100 रुपए का कोई खिलौना लिया या बिस्किट लिया, कुछ भी लिया, और वो चीज आपके पास आ गई, वो आपकी हो गई, रियल है। इसी तरीके से आप मार्केट में गए और आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, तो वो शेयर किसका हो गया? वो शेयर आपका हो गया। तो ये रियल है, ये रियल चीज है। तो रियल मार्केट की जो दुनिया है वहां पे आप जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, वो चीज आपकी हो जाती है। ये तो रियल मार्केट है। अब वादे वाली मार्केट क्या है? ये दुनिया समझिए। ये दुनिया ये है जहां आप कुछ खरीदेंगे नहीं, आप कुछ नहीं खरीदेंगे। आप क्या करेंगे? सिर्फ वादा करेंगे कि मैं ये चीज 10 दिनों बाद खरीदूंगा। खरीद नहीं रहे, बस वादा कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि 10 दिन के बाद आप कहते हैं कि मैं आम खरीदूंगा 120 रुपए के भाव पे, और आपको ऐसा लगता है कि 10 दिन के बाद
आम का भाव 150 हो गया मान के चलिए। तो अगर बढ़ गया तो फायदा हो गया, और अगर नीचे चला गया तो फिर नुकसान हो गया। यानी कुल मिला के, और इसीलिए आप सुनते हैं कि रिलायंस कल बढ़ेगा, निफ्टी कल घटेगा, तो लोग क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं। यहां चीजें नहीं, मतलब फ्यूचर की कीमतों पे, फ्यूचर में क्या दाम होगा उस पे दाव लगाया जाता है। तो ये वादे वाली दुनिया है और एक रियल दुनिया है। तो सरकार ने आखिर क्या किया, डेरिवेटिव्स जिसमें फ्यूचर और ऑप्शन होते हैं, तो पहले तो एसटीटी समझ लीजिए। एसटीटी क्या है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो एसटीटी लगता कहां पे भैया, ये डायरेक्ट टैक्स है, फ्यूचर ऑप्शन की खरीद बिक्री पे लगेगा। कहां पे, जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, चाहे वो प्रॉफिट हो लॉस हो, उससे कोई लेना देना नहीं, एक ट्रांजैक्शन फी लगेगी, वही ट्रांजैक्शन फी है एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अब इस टैक्स को किया गया है फ्यूचर और ऑप्शन के लिए, अब बढ़ा दिया गया। पहले था फ्यूचर के लिए 0.02%, अब फ्यूचर के लिए कर दिया गया है 0.05%। पहले था ऑप्शन के लिए 0.1%, 0.125%, अब कर दिया गया 0.15%। तो अब बढ़ा दिया गया, तो रिस्की हो गया अब थोड़ा सा खेलना। हाँ, सरकार का कहना है कि अगर आप रिस्की गेम खेल रहे हैं, थोड़ा फी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि फ्यूचर और ऑप्शन में लोगों के पैसे डूबते भी हैं, ये रिस्की है, कुछ लोग के पैसे डूबते हैं। सरकार का कहना है कि जब आप पैसा डुबाने के लिए ही तैयार बैठे हैं, थोड़ा फी भी एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हो जाइए। तो सरकार ने यहां पे फी थोड़ा बढ़ा दिया है। अब देखिए इसका असर क्या है। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर हैं, इन पे तो कोई खास असर इसका होगा नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, इनके ऊपर कोई खास असर इसका नहीं है। असर किस पे, डेली ट्रेडर पे। तो जो लोग डेली ट्रेडर हैं उन पे असर है, और ऑप्शन ट्रेडर, इन लोगों पे असर होगा, क्योंकि कॉस्ट जो हो गया है वो अब महंगा हो गया है। तो जो डेली ट्रेड करते हैं, जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं, जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उन पे कोई खास असर नहीं पड़ रहा है इसका। अब करते हैं अगली बात, जो बात होने वाली है और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। 7वां पॉइंट इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, खुद देख लीजिए। 7वीं बात, एमएसएमई को बड़ा सपोर्ट। तो एमएसएमई को बहुत बड़ा सपोर्ट इस बजट में दिया गया है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा पहले ये समझ लीजिए कि आखिर ये पूरा मसला क्या है, क्यों इतना इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा दुकान है, एक छोटी सी दुकान है आपकी, और आप उसमें वो छोटी मोटी चीजें बेचा करते हैं और थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं। अब आप उस दुकान को बड़ा तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर एक डर है कि अगर ये दुकान बड़ा हो गया तो मेरी फैमिली से, मेरे पेरेंट्स से जो मुझे स्पेशल सपोर्ट मिलता है, यानी मान के चलिए हर महीने आपको अलग से कुछ पैसे मिलते हैं, तो शायद वो नहीं मिलेगा। और इसका आपको डर है कि अगर ये दुकान बड़ी हो गई, अगर मेरी कमाई बड़ी हो गई, तो जो स्पेशल सपोर्ट मिलता है वो मुझे फैमिली से फिर मिलना बंद हो जाएगा, जिसके चलते आप डर रहे दुकान को बड़ा करने में। अब आप अगर ये बात समझ गए तो इस बात को यहां समझ। छोटे बिजनेस को सरकार हमेशा सस्ता लोन, स्पेशल स्कीम्स और एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है। तो भी एमएसएमई है तो उनके लिए सस्ता लोन मुहैया करवाना, उनको स्पेशल, उनके लिए स्पेशल स्कीम्स उनके लिए निकालना, एक्स्ट्रा उनको सपोर्ट देना। लेकिन जैसे ही वो एमएसएमई के दायरे से बाहर जाते हैं, यानी जैसे ही उनकी टर्नओवर बढ़ जाती है, वो बड़े होते हैं, उनको ये सारे फायदे मिलने आएंगे, क्योंकि वो एमएसएमई रहे ही नहीं। अब हुआ क्या है, एमएसएमई की लिमिट को सरकार ने बढ़ा दिया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये आईएल मैंने यहां लिख दिया है, इन्वेस्टमेंट लिमिट, और ये टर्नओवर लिमिट। पहले कितना था, अब कितना हो गया है, ये समझिए। तो पहले जो माइक्रो की डेफिनेशन थी वो थी 1 करोड़ की, कि भैया अगर आपका इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ या उससे कम है तो आप माइक्रो हैं, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है तो आप ठीक है माइक्रो है। अब क्या किया गया, माइक्रो को 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर लिमिट को 10 करोड़ कर दिया गया 5 करोड़ की जगह। यानी 10 करोड़ तक के टर्नओवर पे भी आप माइक्रो ही गिने जाएंगे। स्मॉल के साथ क्या किया गया, पहले था ये 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट लिमिट, अब हो गया 25 करोड़ तक आप इन्वेस्टमेंट कीजिए
और फिर भी आपको स्मॉल में ही गिना जाएगा। और टर्नओवर लिमिट पहले थी 50 करोड़ की, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया 100 करोड़। देख रहे हैं, कमाल का काम हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये सच में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। और मीडियम स्केल पे देखिए, क्या मीडियम को पहले था 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर लिमिट था इसका 250 करोड़। अब क्या किया गया, 125 करोड़, यानी इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ की लिमिट तक लेके आया गया और टर्नओवर को तो 500 करोड़ कर दिया गया। यानी अब इस दायरे में जितने भी लोग हैं सब एमएसएमई होंगे और उनको सरकार के बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो आखिर क्या फायदा मिलेगा, ये लिमिट बढ़ा तो फायदा कहां है, फायदा यहां है। 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड का ऐलान कर दिया है सरकार ने। सरकार बिल्कुल चाहती है कि स्टार्टअप इंडिया का ये जो माहौल है ना, ये और आगे बढ़े और लोग स्टार्टअप की तरफ अपना रुझान करें और जिससे कि रोजगार और बढ़े। एमएसएमई रीढ़ की हड्डी है इस देश की, वहीं से तो रोजगार बढ़ते हैं। तो 10,000 करोड़ का एमएसएमई ग्रोथ फंड का ऐलान किया है और चूंकि अब लिमिट पहले बढ़ा दी तो बहुत सारी कंपनियां इसके अंदर अब आएंगी। अब देखिए इसमें क्या होगा कि बिना डेप्ट लिए बिजनेस को बड़ा करने के लिए इक्विटी कैपिटल भी आपको मिलेगा। सबको नहीं मिलेगा, ठीक है, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट रेडी आप कितने हैं, इन सब चीजों को एक मानक तो है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है कि छोटे शहरों में आप कंप्लायंस और गवर्नेंस, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, तो कंप्लायंस और गवर्नेंस में हेल्प करने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है, कॉर्पोरेट मित्र एक टीम बनाई जाएगी। तो कॉर्पोरेट मित्राज एक पूरी टीम बनेगी जो जाके छोटे शहरों के व्यापारियों की सहायता करेगी, स्मॉल बिजनेस जो भी करे उनकी सहायता करेगी कि वो आगे बढ़ पाए। तो ये कॉर्पोरेट मित्र, ये बहुत ही अद्भुत चीज सरकार इसको शुरू करने वाली है, टीम बनाने वाली है। अब देखिए क्या असर होगा, फायदे किन को होने वाले हैं, फैक्ट्री ऑनर्स को, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को, फैमिली बिजनेस करने वालों को, और जो भी लोग स्टार्टअप को ग्रो करना चाहते हैं, उसको और आगे लेके जाना चाहते हैं, ये सब के सब फायदे में रहेंगे। तो है ना ये इंटरेस्टिंग चीज। इसलिए आप भी अपना ध्यान थोड़ा सा बिजनेस की तरफ लेके आइए। और ये जो 10,000 करोड़, उससे पहले भी कुछ योजनाएं चल रही थी, उसमें भी 2,000 करोड़ का मतलब फिर से ऐड ऑन कर दिया गया है। बहुत सारी चीजें खासकर एमएसएमई के लिए हुई हैं। अब आते हैं अगली खास बात पे। अब करते हैं 8वीं खास बात का जो इस बजट पे है, सेमीकंडक्टर एंड फ्यूचर टेक पर जोर। अब देखिए एक इस तरीके से आसानी से समझ, मान के चलिए आपके पास मोबाइल है, टीवी है, कार है, लैपटॉप है और सब कुछ बढ़िया से काम कर रहा है। अचानक से एक छोटा सा पार्ट उसका मिस हो जाता है, गायब हो जाता है और सब कुछ काम करना बंद हो जाता है। यही है चिप। और ये जो चिप है ये है सेमी कंडक्टर। अब इसको इस तरीके से समझिए कि चिप का मतलब है मशीन का दिमाग, मशीन का ब्रेन। अब जैसे इंसान अगर बिना दिमाग का हो वो क्या ही करेगा, ह्यूमंस आप ऐसा इमेजिन कीजिए विदाउट ब्रेन ही काम कर रही हैं, बिल्कुल वैसे ही मशीन अगर बिना चिप के हो वो किसी काम का नहीं है। सेमीकंडक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये जो चिप है ये बाहर के देशों से आती थी, यानी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे और अगर सप्लाई रुकती तो फिर फैक्ट्री चीजें रुक जाती। ये प्रॉब्लम थी, हम डिपेंडेंट थे सेमीकंडक्टर के लिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सरकार ने यह तय किया है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इस बार वो काफी सीरियस है इसके लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा पैसा लगाना है और ट्रेनिंग, फैक्ट्रीज, रिसर्च, इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पे भी ज्यादा पैसा लगाना चाहती है और सेमीकंडक्टर का निर्माण अब करना चाहती है। अब देखिए इसके लिए सरकार ने किया क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बजट पहले कितना था, 22,000 करोड़, पहले 22,000 करोड़, अभी कितना कर दिया गया, 40,000 करोड़। यानी सच में सीरियस है इस बार ये जो डिपेंडेंसी है सेमीकंडक्टर के लिए वो शायद दूर होने लगेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़, 22,000 से सीधे 40,000 करोड़, बहुत बड़ी छलांग है।
और इससे क्या फायदा होने वाला है ये समझते हैं, इसका असर क्या होगा। यूथ को हाईटेक जॉब्स मिलेंगे, क्योंकि अब इतना बड़ा एक बजट आया है, फंड आया है, तो डेफिनेटली यूथ को हाईटेक जॉब मिलेंगे। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये अच्छी बात है, सस्ते होंगे, देश स्ट्रांग होगा और फ्यूचर रेडी इंडिया का निर्माण हो पाएगा। तो ये काफी एक अच्छा कदम लिया गया है और इसका फायदा आने वाले वक्त में देश को बहुत ज्यादा मिलने वाला है। अब बात करेंगे हम लोग 9वीं खास बात का। इस बजट की 9वीं खास बात क्या है ये जानिए। एग्रीकल्चर हाई वैल्यू कॉस्ट पर फोकस। तो सरकार इस बार हाई वैल्यू जो क्रॉप्स हैं उस पर फोकस करना चाहती है और चाहती है कि किसान भी उस पर फोकस करें। अब जैसे मान के चलिए कोई इंसान नींबू उगा रहा है, आलू उगा रहा है, और तो सरकार कह रही है कि सिर्फ आप ये इस प्रकार की चीजें ना उगाएं, काजू, बादाम, अखरोट, कुछ ऐसी चीजें भी उगा लें जिससे आपकी इनकम बढ़े। तो सरकार चाहती है कि जो ऐसी चीजें जो महंगी बिकती हैं, जिनका डिमांड हाई है और जिससे किसानों की इनकम बढ़े, उस पे फोकस किसानों का लाया जाए। हाई वैल्यू क्रॉप्स का यही मतलब होता है कि जो महंगे बिके, जिनका डिमांड हाई हो और जिससे किसानों की इनकम भी बढ़े और किसान पैसा कमा पाए और ज्यादा पैसा कमा पाए, इस पे फोकस रहेगा। अब देखिए बजट में कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे जो तटीय इलाके हैं वहां नारियल, काजू, कोको, इसको उगाने पे इस पे फोकस हो। नॉर्थ ईस्ट में अगरवुड पे फोकस हो। पहाड़ी क्षेत्र में बादाम, अखरोट, पाइन नट्स, इसको उगाने पे फोकस हो। और बिहार में मखाना। तो इन सब चीजों पे एक अच्छा फोकस है इस बार गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट 3 जगहों पे सपोर्ट करने के लिए तैयार है। पहला तो उगाने में, सीड्स एंड ऑल में, फिर बेचने में भी मदद करने के लिए तैयार है इस बार, ताकि किसानों को बढ़िया दाम मिले, बिचौलिए दूर हो, डायरेक्ट वो बेच पाए। तो कुछ अच्छे प्लानिंग है इस बार गवर्नमेंट के कि बेचने में मदद मिले, अच्छा दाम मिले, फार्मर्स का ग्रुप हो, ग्रुप में बेचा जाए, क्योंकि ग्रुप का नेगोशिएशन जो है वो बड़ा हो सकता है। तो एक अकेला इंसान अगर कह रहा है कि मैं 10 रुपए में बेचूंगा, लेकिन अगर 100 किसान कहें कि हम 15 से कम में नहीं बेचेंगे, तो आपको बात माननी होगी, क्योंकि 100 किसान कह रहे हैं। तो इस पे काम करना चाह रही है इस बार गवर्नमेंट, और स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग में भी मदद देगी। तो इन तीनों ही जगहों पे वो किसानों के मदद के लिए तैयार है, उगाने में, बेचने में। और एक बहुत बड़ा जो संकट होता है वो स्टोरेज का होता है कि किसान फसल उगा लेते हैं, चीजें उग जाती है, लेकिन स्टोरेज नहीं मिलती। तो स्टोरेज ना मिलने से वो बर्बाद हो जाता है और उनका नुकसान होता है, और कई बार इसके चलते भी घाटे के सौदे के साथ चीजों को बेच देना पड़ता है। तो स्टोरेज उनको मिल जाए। प्रोसेस्ड फूड हो, सिर्फ रॉ ना हो, जैसे काजू है और रोस्टेड काजू है, मखाना है, रोस्टेड है, मतलब प्रोसेस्ड फूड तैयार हो पाए, ऐसे यूनिट्स खुल पाए, इसके लिए भी सरकार इस बार काम करने के लिए तैयार है। तो ये थी 9वीं खास बात। अब आते हैं आखिरी खास बात। इस बजट की आखिरी खास बात क्या है, इसे भी देख लीजिए। और आखिरी खास बात इस बजट की ये है, हाई स्पीड रेल एंड लॉजिस्टिक्स। देखिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स पे काम शुरू होने वाला। तेज ट्रेनें होंगी, बेहतर रेलवे नेटवर्क बनाने की कोशिश है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेलवे में सीट मिलना भी बहुत मुश्किल है। लोग चाहते हैं कि वो रिजर्वेशन कर लें, उनको सीट मिल जाए, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। खैर, अभी इस पे चलते हैं कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स में, यानी 6 से 7 घंटे का जो सफर होगा वो 2 से 3 घंटे में पॉसिबल हो पाएगा। बिजनेस ट्रैवल आसान हो जाएगा और जो डेली ट्रिप्स हैं वो पॉसिबल होंगे, शॉर्ट ट्रिप्स जो हैं वो पॉसिबल होंगे। इससे फायदा होगा, व्यापार में फायदा होगा, कई चीजों में फायदा होगा। देखिए समय बचेगा, सफर आरामदायक होगा, छोटे शहर बड़े शहर से जुड़ेंगे और नौकरी और व्यापार दोनों में ही मौके बढ़ जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है इस बजट में। अगली चीज ये है कि लॉजिस्टिक क्या है। देखिए चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का तरीका ही लॉजिस्टिक्स है। अब चीज है फैक्ट्री से दुकान तक पहुंचाना है, खेत से मंडी तक पहुंचाना है और बंदरगाह से शहर तक। तो ये जो तरीका है यही लॉजिस्टिक्स है। अब अगर ये जितना अच्छा होगा टाइम कम लगेगा। अब टाइम कम लगेगा
तो चीजें सस्ती होंगी, और टाइम ज्यादा लगेगा तो चीजें महंगी होंगी। अगर चीजें कम वक्त में पहुंच जाएं तो वो सस्ती होती है, अगर उनको पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा तो फिर वो चीजें महंगी हो जाती हैं। अब देखिए, एक अच्छी चीज इस बजट में और हुई है, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इसके लिए 10,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं 5 साल में। अब ये कंटेनर क्या है? वो बड़े बड़े डिब्बे जिसमें माल भर के और भेजे जाते हैं। तो ये पहले बाहर से मंगाया जाता था, तो अब बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं होगी, यही बनेगा। लॉजिस्टिक्स भी सस्ती होगी और एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा। तो ये एक अच्छा कदम है भारत सरकार का इस बार के बजट में। कुल मिला के जब रास्ते तेज होंगे, लॉजिस्टिक्स सही होगा, तो आपको सामान सस्ता मिलेगा और विकास की जो गति है वो तेज हो पाएगी। बस इतनी सी बात थी, और यही 10 खास बातें हैं इस बजट में, इस साल के बजट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फाइनेंस को और स्टॉक मार्केट को आसान भाषा में मेरे साथ सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।